नमस्कार, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कर रहे हैं। इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर को कर रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न है, पश्चिम एवं मध्य भारत की मंदिर निर्माण संरचना पूर्वी भारत से किन अर्थों में भिन्न थी? तर्क सहित कारण बताएं। देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी अगले साल यही पूछ ले। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, मैं पहले समझा लेता हूं, फिर आगे टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम एवं मध्य भारत की मंदिर निर्माण संरचना, मतलब की पॉइंट क्या है? पश्चिम और मध्य भारत। तो पश्चिम और मध्य भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई, अगर आप लोगों को पता होगा तो पिछले क्लासों में जो हमने मंदिर निर्माण की नागर शैली के बारे में चर्चा करी थी, तो हमने क्या चर्चा करी थी कि जो मध्य भारत में मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उसे खजुराहो शैली कहा गया। ठीक है, जबकि जो पश्चिम भारत में शैली विकसित हुई उसे गुजरात शैली या सोलंकी शैली कहा गया। खजुराहो शैली की जो प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें कि कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लक्ष्मण मंदिर, और जो गुजरात के सोलंकी शैली के प्रमुख मंदिर रहे, उसमें दिलवाड़ा के, गुजरात राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर या फिर गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये उसका प्रतिनिधि मंदिर है, उस शैली का प्रतिनिधि मंदिर है। तो अब यहां पर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो यह प्रश्न क्या चाह रहा है आपसे कि आप खजुराहो एवं मोढेरा यहां के जो मंदिर हैं, इन मंदिर की विशेषताओं को पहले बता दें। ठीक है, हल्का चर्चा इन मंदिर की विशेषताओं को करें, फिर बताएं कि पूर्वी भारत से, तो अब बताएंगे कि पूर्वी भारत में जो मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई वो कौन शैली विकसित हुई। आप सभी जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि पूर्वी भारत में जो शैली विकसित हुई वो मुख्य रूप से बंगाल और उड़ीसा में विकसित हुई। तो बंगाल और उड़ीसा में कौन कौन शैलियां विकसित हुई? बंगाल में एक शैली विकसित हुई पाल शैली, और दूसरी शैली विकसित हुई सेन शैली, पाल और सेन शैली। ठीक है, और उड़ीसा में जो शैली विकसित हुई उसे उड़ीसा शैली ही कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा शैली। तो पाल शैली और सेन शैली, मतलब पाल काल और सेन काल में जो बंगाल के क्षेत्र में या फिर बांग्लादेश के क्षेत्र में, जो आधुनिक बांग्लादेश है उसके क्षेत्र में जो मंदिर बने, या फिर उड़ीसा में जो मंदिर बने, चाहे वो लिंगराज मंदिर हो, तो इन मंदिर की विशेषताओं को बताते हुए फिर बताना है कि किन अर्थों में भिन्न थी। तो दोनों के भिन्नता को बता देना है, पूर्वी भारत की शैली की भिन्नता और पश्चिम भारत की शैली की भिन्नता को बता देना है, और फिर तर्क सहित उत्तर देना है। तर्क सहित का मतलब क्या है कि ये सभी उत्तर भारत की नागर शैली के ही मंदिर हैं। इन सभी में नागर शैली की जो प्रमुख विशेषता है वह विशेषता चाहे वो बंगाल की शैली हो या फिर गुजरात की शैली हो, दोनों जगह पाई जाती है। फिर भी दोनों में भिन्नता है, तो उसी भिन्नता को तर्क के साथ बताना है कि नागर शैली की मुख्य विशेषताओं के होने के बावजूद इनमें कुछ स्थानीय तत्व शामिल रहे, इसीलिए इसमें नागर शैली के होने के बावजूद कुछ भिन्नताएं रही, और वो स्थानीय तत्वों को इंडिकेट कर देना है। तो यह प्रश्न देखने में तो बड़ा छोटा है, लेकिन यूपीएससी जब भी इसको पूछेगा वह 250 वर्ड्स में इसको लिखने को कहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये हो जाएगा।
प्रश्न बहुत बड़ा है, इसको तोड़ा जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ जाएंगे, और ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता ही है, तो क्या आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ऑन द ट्रैक है। लेकिन अगर तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अपने एनसीईआरटी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी ही एकमात्र ऐसा सोर्स है आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि ना तो कोई टीचर का सोर्स अच्छा है, ना ही कोई जो कि रेपुटेड किताब आप पढ़ते हैं वह पर्याप्त है ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, चाहे वो नितिन सिंघानिया हो या कोई भी किताब हो। तो इसीलिए एनसीईआरटी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देता है, आइए आज उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न का समाधान आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पश्चिम भारत, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिम भारत में हम सभी जानते हैं कि पश्चिम भारत का मतलब है गुजरात और राजस्थान। ठीक है, कुछ हद तक थोड़ा सा पश्चिमी मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल होता है। तो जो गुजरात और राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो मंदिर शैली विकसित हुई, इसी शैली को क्या कहा गया? पश्चिमी भारत की शैली या सोलंकी शैली या गुजरात शैली। ठीक है, इनकी विशेषता क्या रही कि ये जो मंदिर थे, यहां पर एक ही मंदिर निर्माण में अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। जैसे जब प्रारंभिक मंदिर बन रहे थे गुप्त काल में, चाहे वो सांची में बन रहे हों या फिर मध्य भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बन रहे हों, तो वो मुख्य रूप से लाल बलुई पत्थर से बन रहे थे या फिर काले स्लेटी पत्थर से। दो ही पत्थर यूज होते थे, लेकिन दोनों सेपरेट अलग यूज होते थे। अगर कोई एक मंदिर, जैसे सांची का मंदिर है, प्रारंभिक मंदिर जो कि बिना गुंबद वाला है, दिखाया था मैंने पिछले क्लास में, तो वह सांची का जो मंदिर बना है तो वो सिर्फ काले स्लेटी पत्थर से बना है, तो उसमें दूसरा कोई पत्थर प्रयोग में नहीं लिया गया है। जबकि जब दशावतार मंदिर बना तो यह मंदिर लाल बलुई पत्थर से बना है, तो उसमें सिर्फ लाल बलुई पत्थर का प्रयोग किया गया है। लेकिन गुजरात और राजस्थान में जो मंदिर बनने शुरू हुए, उनकी विशेषता रही कि इन मंदिरों में एक ही मंदिर के एक ही दीवार में कहीं लाल बलुई पत्थर, कहीं काली स्लेटी पत्थर और कहीं सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो यह एक विशेष विशेषता थी जो कि पश्चिम भारत में मंदिर निर्माण संरचना डेवलप हुई उसकी, कि वहां पर अनेक प्रकार के चट्टानों का, पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि उसमें बलुआ पत्थर भी था, उसमें काले बेसाल्ट पत्थर भी था और सफेद संगमरमर भी था। 3 प्रकार के पत्थरों का वहां प्रयोग किया गया। ये जो मंदिर विकसित हुए, इनका शुरुआत क्रम मुख्य रूप से 10वीं से 12वीं शताब्दी तक शुरू होता है। 10वीं से 12वीं शताब्दी का मतलब है कि भारत में जब पहली बार मंदिर निर्माण बनना शुरू हुआ तो वह गुप्त काल में बना, 5वीं शताब्दी में। और ये कब बन रहे हैं पश्चिम भारत में? 10वीं शताब्दी, मतलब गुप्त काल के लगभग 500 वर्षों के बाद इस क्षेत्र में, पश्चिम भारत में मंदिर निर्माण कला विकसित होनी प्रारंभ हुई। ठीक है, 10वीं शताब्दी में। अब यहां पर ध्यान रखना है कि यहां जो कुछ मंदिर बने वो कहां कहां बने, तो कुछ माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में, रणकपुर राजस्थान में बने। ठीक है, यहां पे भी जो ये दोनों जैन मंदिर हैं। ठीक है, उसके बाद गुजरात के शामली में, ठीक है, और गुजरात के मोढेरा में। ये 4 ऐसे स्थल रहे जहां से कि पश्चिम भारत के मंदिर प्रमुख रूप से पाए गए। ये 4 स्थल कौन कौन से हैं? तो गुजरात का शामली और गुजरात का मोढेरा और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू और रणकपुर का जैन मंदिर राजस्थान में। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र थे, 4 प्रमुख शहर रहे, क्षेत्र रहे, जहां से कि पश्चिमी शैली का, नागर शैली की एक उपशैली, पश्चिमी भारत के गुजरात शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब कि यहां ये आप लोगों को एक टेंपल दिख रहा होगा। यह मंदिर, मैं इसको और अच्छे से दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये मंदिर, अब ध्यान से देखिए, ये
अब दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ये देखिए एक मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, मोढेरा का। सूर्य मंदिर के सामने देखिए ये तालाब है, देखिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के बीच बीच में, हर सीढ़ी के बीच यहां पर एक मंदिर, ठीक है, यहां पर एक मंदिर, हर जगह मंदिर, यहां पर एक मंदिर, यहां पर एक मंदिर। मतलब कि तालाब में जा रहे हैं नीचे और उसके साथ ही तालाब के सीढ़ियों पे भी मंदिर बनाए गए हैं। तो यहां लगभग 600 से अधिक छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं तालाब के सीढ़ियों पे। ये एक बावली है, इसे वहां पे बावली कहा जाता है, तालाब कहा जाता है। इस बावली में 600 से अधिक छोटे छोटे मंदिर हैं और एक जो प्रमुख मंदिर है वह ये है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर मोढेरा, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, इसकी बनावट सामान्य रूप से ऐसे मंदिर शेष भारत में कहीं भी नहीं मिलते हैं, जहां पर कि तालाब के अंदर तालाब बनाया गया है और तालाब के अंदर सीढ़ियों पे भी मंदिर बनाए गए हैं। और इस मंदिर को, ये मुख्य मंदिर है, इसको देख करके आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि यह भारत में जो प्रारंभिक मंदिर बन रहे होंगे उसी समय का होगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा गुंबद नहीं है, सिर्फ कुछ पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर एक छत है, छत के ऊपर छोटा सा गुंबद बना हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि यह भारत में, पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से प्रारंभिक मंदिर निर्माण बनना जब शुरू हुआ तो वह यह मंदिर उस प्रारंभिक मंदिर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो पश्चिम भारत के प्रारंभिक मंदिर शैली का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि आप लोगों को खूब सुंदर दिख रहा है ये, ठीक है। यहां पर ये देखिए, ये दिलवाड़ा के मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। या यहां थोड़ा सा विजिबल अच्छा नहीं है, ये सफेद संगमरमर है मुख्य रूप से, ठीक है। ये भी संगमरमर है, हल्का सा डीप संगमरमर है, संगमरमर की ही मूर्तियां हैं ये दिलवाड़ा की मूर्तियां हैं, दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ है। अब यहां पे जो मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर है, अब इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रूप से इतना महत्वपूर्ण मंदिर है तो हो सकता है कि सीधे सीधे इसके बारे में भी नोट्स यूपीएससी पूछ ले। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है यह 11वीं शताब्दी के आसपास, मतलब कि जब पश्चिम भारत में मंदिर बनने शुरू हुए थे उस समय का यह पहला मंदिर संभवतः है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो सोलंकी शासकों ने, और वहां के शासक राजा भीमदेव प्रथम जो थे उन्होंने 1026 ईस्वी में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। सूर्य मंदिर के सामने एक विशाल वर्गाकार जलाशय है, जो हमने अभी चित्र में देखा, एक बड़ा जलाशय, इसे सूर्यकुंड कहते हैं। और इस सूर्यकुंड के सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। कुल वहां पर लगभग 600 से अधिक मंदिर है, ठीक है। 108 मंदिर सिर्फ सीढ़ियों पर बनाए गए हैं। सोचिए इस क्षेत्र में कितने ज्यादा मंदिरों के बारे में वहां के जो शासक होते थे कितने ज्यादा उसके लिए तैयार रहते थे कि मंदिर बड़े ऐसे बनाए जाए कि वो ऐसा कोई मंदिर कहीं और पर नहीं दिखे। तो इतनी सावधानी के साथ इतने छोटे क्षेत्रों में इतने अधिक संख्या में मंदिर बना दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि जो ये सूर्य मंदिर है यह पूर्वाभिमुख है, पूर्व की ओर यह मुख किए हुए है। इसकी विशेषता है कि ऐसा डिजाइन किया गया, सोचेगा उस समय का उस समय जो मंदिर निर्माण करने वाले कलाकार होते थे वो इतने एक्सपर्ट होते थे कि सूर्य की जो विषु की किरणें हैं उनका अध्ययन करके और उसी के अनुरूप मंदिरों को डिजाइन किया जाता था। जो हर वर्ष का विषु होता है, विषु का मतलब होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, जबकि सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, उस समय क्या होता था कि उस समय सूर्य की सीधी किरणें देवालय पर चमकती हैं। मतलब कि मंदिर के अंदर जो देवता का शरीर है उस पर सीधे सूर्य की किरण पड़ती है। ऐसे डिजाइन किया गया है इस मंदिर को, मोढेरा के सन मंदिर को। तो हमारे कलाकार जो होते थे, जो मंदिर निर्माण करने वाले, वो इतने एक्सपर्ट होते थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि वे सूर्य के किरणों के अनुरूप मंदिर निर्माण को, ऐसे मंदिर को डिजाइन कर देते थे कि सूर्य की सीधी किरणें 21 तारीख को ही, 21 मार्च को या 23 सितंबर को ही सूर्य की सीधी किरण उसमें पड़े, बाकी दिन सूर्य की सीधी किरणें उस मंदिर में
नहीं जाए। तो इस बात को ध्यान वहां रखा गया था, इतना प्रमुख रहा है वो। अब आते हैं कि ठीक है, ये शैलियां कुछ देखी हमने और यह भी जाना कि ये जो मंदिर निर्माण शैली थी मुख्य रूप से मोढेरा में थी। 4 प्रमुख जगह थे, सोलंकी शासकों के शासन में डेवलप हुआ। मंदिर निर्माण में अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया, ठीक है। और साथ ही यहां पर एक ही छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया। चाहे वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो, दिलवाड़ा में भी मंदिर संकुल के तौर पर विकसित हुए। संकुल का मतलब होता है एक ही क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर बनना। उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं, अधिकांश मंदिर संकुल के तौर पर डेवलप नहीं हुए हैं। इंडिपेंडेंट कोई एक मंदिर है, लेकिन 2 जगह, एक गुजरात शैली और मध्य भारत की जो शैली है, यहां पर मंदिर संकुल है। दक्षिण भारत में रहे हैं मंदिर, बहुत सारे मंदिर एक ही जगह पे बने हैं। उत्तर भारत में लेकिन कोई प्रमुख मंदिर बनता था तो वो एक ही मंदिर बनता था, एक देवता का मंदिर। लेकिन गुजरात शैली में क्या है कि यहां जो मंदिर बने हैं वो मंदिर संकुल के तौर पर बने, बहुत अधिक संख्या में मंदिर एक जगह बने हैं, ठीक है। अब आइए आते हैं पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में मंदिर संरचना कैसी थी, उनका निर्माण कैसे हुआ। पूर्वी भारत का तात्पर्य है कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। कुछ हद तक इसमें बिहार भी शामिल है। तो बंगाल और उड़ीसा में जो मंदिर निर्माण संरचना शुरू हुई उसके बारे में हम जानते हैं कि गुप्त काल में यहां पर लगभग कोई वैसी मंदिर दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही गुप्त काल के बाद वहां पर गुप्तोत्तर काल में पाल काल आता है, पाल काल से बंगाल में भी बड़े अधिक संख्या में मंदिरों का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पूर्वी भारत में जो मंदिर निर्माण संरचना शुरू हुई वो मुख्य रूप से गुप्त काल की नहीं बल्कि गुप्तोत्तर काल की है और उसके बाद के काल की है, ठीक है। और बंगाल के बारे में अगर कहा जाए तो बंगाल में जो मंदिर बने, बंगाल धार्मिक रूप से भी बड़ा जागरूक क्षेत्र रहा था। तो बंगाल में जो प्रारंभिक मंदिर बने, बाद में जब वो ढहने लगे तो फिर से जो वहां के स्थानीय शासक होते थे उन्होंने फिर से उनका नवीकरण कर दिया। इसीलिए बंगाल में जो मंदिर प्राप्त हुए हैं वह प्रारंभिक काल के, इसीलिए बंगाल में गुप्त काल के मंदिर संभवतः नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि गुप्त काल में भी उधर मंदिर बने होंगे। लेकिन चूंकि उन मंदिरों का बाद में पूर्ण नवीकरण हो गया तो अब यह अंदाजा, उनके ऊपर ईंट लगा दिया गया, पत्थर लगा दिया गया, तो अब अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि ये मंदिर किस काल में बने हैं, ठीक है। तो प्राचीन मंदिर वहां पर थे, उसमें बाद में ईंट और कंक्रीट बना जोड़ दिया गया, तो इसीलिए उसका काल निर्धारण बंगाल के मंदिरों का थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक बंगाल के शैली का मंदिर है, ठीक है। बंगाल के शैली के मंदिरों की विशेषता क्या है कि एक झोपड़ी जो होती है, एक गरीब का जो घर होता है, झोपड़ी जो होती है, उस झोपड़ी के आकार के भवन थे और उससे सटे हुए फिर देवस्थान, मतलब एंट्री करने के लिए एक झोपड़ी नुमा हाउस, उसके अंदर जाने पर देवस्थान और मंदिर दिखते थे। यह बंगाल शैली की एक अलग विशेषता थी, झोपड़ी के साथ, झोपड़ी नुमा आकार के साथ जुड़ा हुआ मंदिर की संरचना, ठीक है। अलग संरचना दिख गई, इसमें क्षेत्रीयता दिख गई, बंगाल क्षेत्र का अलग भाव दिख गया इसमें। तो ये बंगाल के उस समय का जो बंगाल का रहन सहन था, जो बंगाल की स्थापत्य शैली थी, उसको यह दिखाता है कि उस समय बंगाल में बहुत बड़े बड़े भवन नहीं बना करते थे, बल्कि बंगाल के लोग सादगी पसंद होते थे और छोटे छोटे घर बना करके उसमें रहा करते थे, ठीक है। बड़े भवनों से उन्हें बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, वे छोटे छोटे। तो इसीलिए बंगाल में जो मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई वह भी वहां के स्थानीय लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ करके विकसित हुई, ठीक है। बंगाल में मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी में वहां पर मंदिर निर्माण संरचना विकसित होनी शुरू हो गई। 5वीं सदी से हम सभी जानते हैं कि भारत में मंदिर बनने शुरू हुए गुप्त काल में। जो पश्चिम भारत में मंदिर बनने शुरू हुए वो मुख्य रूप से 11वीं सदी में बनने शुरू हुए, गुजरात के सोलंकी शासकों के नेतृत्व में। लेकिन जो बंगाल में मंदिर बनने शुरू हुए वे 7वीं शताब्दी में ही बनने शुरू हो गए। तो सबसे पहले कहां? मध्य भारत में 5वीं शताब्दी में, मुख्य रूप से सांची। उसके बाद बंगाल में
7वीं शताब्दी में। उसके बाद पश्चिम भारत में, गुजरात में 11वीं शताब्दी में। तो मंदिर निर्माण कालक्रमिक रूप से मध्य भारत से पूर्वी भारत की ओर और फिर पूर्वी भारत से पश्चिम भारत की ओर मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। तो जो मंदिर पहले बनेंगे उनकी बनावट बाद के मंदिरों से थोड़ा सा कम रहेगा, उनमें भव्यता कम रहेगी, उनका आकार छोटा रहेगा, क्योंकि बाद में लोगों की आय बढ़ेगी, बाद में विज्ञान और तकनीकी उन्नत होगी, तो उसके साथ साथ कलाकारों का ज्ञान भी उन्नत होगा। तो इसीलिए बाद में जो मंदिर बनेंगे वो पिछले मंदिरों से थोड़े और भव्य बनेंगे। तो इसीलिए जो गुजरात शैली के मंदिर बने या जो मध्य भारत में खजुराहो शैली के मंदिर बने, ये बाद में बने हैं, 11वीं शताब्दी के आसपास बने हैं, तो इनमें भव्यता भी ज्यादा दिखती है। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है, गुजरात बंगाल को देखेंगे आगे। असम में क्या है भाई? तो असम में जो शैली डेवलप हुई, असम के तेजपुर और कामाख्या के क्षेत्र में, जो डिब्रूगढ़ का क्षेत्र है उसके आसपास, यहां पर मंदिर निर्माण एक यात्रा दिखती है असम में। पहले यहां पर गुप्त काल में भी मंदिर निर्माण बने, मंदिर निर्माण की शैली डेवलप हुई। मतलब असम में प्रारंभिक भारत में जब मंदिर निर्माण बनने शुरू हुए तो उस समय असम में भी मंदिर निर्माण संरचना शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर बाद में गुप्तोत्तर काल में, जैसे कि बाद के दौर में 10वीं शताब्दी में, वहां तक गुप्त काल का जो संरचना, गुप्तकालीन जो मंदिर संरचना थी, वह 10वीं शताब्दी तक लगभग उसी संरचना के साथ मंदिर असम के क्षेत्र में बनते रहे। लेकिन 12वीं से 14वीं शताब्दी में, मतलब 10वीं शताब्दी तक एक ही जैसे मंदिर बने जो कि गुप्तकालीन शैली में बने, लेकिन जैसे ही 12वीं शताब्दी आया, 12वीं शताब्दी से वहां पर मंदिर निर्माण की एक अलग शैली विकसित हुई और उस शैली का नाम क्या हुआ? अहोम शैली। अब ये अहोम शैली क्या थी भाई? तो जो अहोम शैली थी यह दो शैलियों के मिक्सर होने से बनी थी। दो शैलियां कौन कौन सी थी? एक थी उत्तरी बर्मा की शैली, क्योंकि इसी टाइम में बर्मा से कुछ लोग असम में आए थे, ठीक है, और असम में आकर के बस गए। तो एक उनका शैलीगत ज्ञान था और दूसरा इनका बंगाल से संपर्क था। तो बंगाल में जो पाल शैली विकसित हो रही थी, तो पाल शैली और बर्मा की शैली दोनों मिलकर के एक नई शैली बन गई और उस शैली का नाम क्या हुआ? अहोम शैली। यह शैली कब डेवलप हुई? 12वीं से 14वीं सदी के बीच में यह शैली डेवलप हुई। उससे पहले कैसे मंदिर बनते थे? तो उससे पहले गुप्तकालीन शैली के मंदिर, जो कि प्रारंभिक शैली के मंदिर होते थे, वैसे ही मंदिर वहां पर भी बना करते थे। ठीक है, अब यहां पर असम का जो प्रमुख प्रतिनिधि मंदिर है वो आप सभी जानते हैं, कामाख्या टेम्पल। ये आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये कामाख्या टेम्पल है। देखिए पूरी पूरी बंगाल की शैली ही है, दिख रहा है। यह जो पूरी संरचना है, जो इधर वाला संरचना है, यह बंगाल के पाल शैली की पूरी कॉपी है। ठीक है, यह संरचना जो कि यहां से इधर दिख रही है, यह पाल शैली की कॉपी है। और उसके बाद इधर की जो संरचना है, ये जो संरचना है, देखिए हमारे यहां जो मंदिर बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते हैं। हमारे यहां रेखा प्रसाद होता है, मंदिर एकदम सीधा हो जाता है। यहां अलग अलग छोटे छोटे लिंटर के साथ मंदिर कर्व कर रहा है। तो ये कैसी शैली है? ये बर्मा की शैली है। तो बंगाल की शैली और बर्मा की शैली दोनों मिल करके और तब एक नई शैली बनी और इसे क्या कहा गया? अहोम शैली। और इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर, असम का। ठीक है, गुवाहाटी में स्थित कामाख्या टेम्पल। तो यह एक मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई। ठीक है, तो अहोम की शैली भी हम समझ गए, असम शैली समझ गए। ठीक है, असम शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि मंदिर गुप्त काल के साथ ही बनने शुरू हुए। ये मंदिर 11वीं शताब्दी तक बनते रहे। तो प्रारंभिक मंदिर जो बने वो एकदम सीधे सीधे बस लिंटर होता था, उनमें कोई गुंबद नहीं होता था, वैसे मंदिर बनने शुरू हुए। लेकिन 12वीं शताब्दी से असम में एक नई शैली डेवलप हुई, अहोम राजाओं के द्वारा विकसित की गई, और उसमें दो अलग अलग स्थानीय शैली के तत्वों का सम्मिलन था।
बंगाल की पाल शैली और दूसरा बर्मा की शैली, दोनों के मिलने से एक अहोम शैली का विकास हुआ। और इसका जो सबसे प्रमुख प्रतिनिधि मंदिर है वो कौन सा था? कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल में असम में जो मंदिर शैली विकसित हुई उसको हम लोग जान गए। अब आते हैं, बंगाल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन बंगाल के बारे में अब डिटेल से जान लेते हैं कि बंगाल की जो मंदिर बने, जो कि पाल शैली और सेन शैली के मंदिर बने, वो कौन कौन से थे। ठीक है, और उनकी विशेषताएं क्या थी। तो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश सहित 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पाल शैली का विकास हुआ। ठीक है, और 12वीं सदी में फिर पाल वंश का समापन हो जाता है, फिर वहां से सेन वंश आ जाते हैं। तो सेन वंश के आने के बाद उसके बाद से फिर जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उसे सेन शैली कहा गया। ठीक है, सेन शैली के जो सबसे प्रमुख, ये पाल शैली के, बंगाल शैली के सबसे प्रमुख मंदिर जो बने वह थे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये आरंभिक पाल शैली का उदाहरण था। तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है, यहां देखिए, ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है बंगाल का। ठीक है, दिख रहा है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, ये जो कर्व है, मंदिर का कर्व है, ये क्या दिखा रहा है कि ये घर का झोपड़ी है। दिख रहा है? पहले जो मिट्टी के घर बना करते थे, झोपड़ी वाले घर बना करते थे, सेम एग्जैक्टली वही है, उसी झोपड़ी के साथ। लेकिन यह झोपड़ी मिट्टी का नहीं बना हुआ है कि किसी का बना हुआ है, यह पत्थर और ईंटों का बना हुआ है। आधार पत्थर का और बाकी सारी संरचना ईंट से निर्मित है। और इसके ऊपर क्या किया गया है? सुंदर पॉलिश कर दिया गया है। तो पॉलिशदार मंदिर, सुंदर पेंटिंग के साथ, देखिए छोटे छोटे डिजाइनिंग भी किए गए हैं मंदिर पे। लेकिन ये क्या है, एक बंगाल की जो स्थानीय जो घर बनते थे उस समय, उसी के एग्जैक्टली कॉपी करके और आकार बड़ा करके और उसमें देवता को स्थापित कर दिया गया। और फिर यह शैली क्या कहलाया? बंगाल की पाल शैली। तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये जो प्रमुख मंदिर है, इसके ऊपर फिर गुंबज होता था यहां पर, और उसके ऊपर फिर आमलक और कलश रखा जाता था, फिर उसके ऊपर झंडा होता था। तो यह मंदिर देख करके आपको बंगाल में जो मंदिर निर्माण शैली विकसित हुई उसका अंदाजा लग गया। झोपड़ी के साथ मंदिर, झोपड़ी के शैली आकार में मंदिरों का निर्माण हुआ बंगाल में। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक और मंदिर है उसी बंगाल शैली का। तो ये प्रारंभिक मंदिर है। ये किससे बना हुआ है? ये मुख्य रूप से ज्यादा इसमें पत्थर का प्रयोग है, कुछ ईंट का प्रयोग भी हुआ है। देखिए, इसमें कोई गुंबद नहीं है, पूरा का पूरा झोपड़ी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर फिल्मों में देखा होगा, शायद अब तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, झोपड़ी जो बनती थी वो एग्जैक्टली ऐसी ही बनती थी। तो इस तरीके से मंदिर निर्माण बनने शुरू हुए बंगाल के क्षेत्र में। अब आते हैं कि बंगाली झोपड़ी, हाँ, जो कि बांस की बनी होती थी, उसी को बंगला छत भी कहा जाता था। इसी बंगला छत शैली में बंगाल में झोपड़ी बननी शुरू हुई। बाद में क्या हुआ कि बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश के बाद वहां पर बख्तियार खिलजी का शासन आ गया। तो बख्तियार खिलजी के आने के बाद बंगाल के क्षेत्र में इस्लामिक शैली, जिसमें कि गुंबज और मेहराब होता है, यह इस्लामिक शैली भी बंगाल में पहुंच गई। तो इसीलिए 12वीं सदी के बाद भी बंगाल में कुछ मंदिर बने, और वे जो मंदिर बने वो इंडो इस्लामिक शैली में स्थापित मंदिर के ही प्रकार कहलाए। तो इंडो इस्लामिक शैली जो कि इस सल्तनत काल के साथ आगे बढ़ती चली गई, वह भारत में बंगाल में भी दिखती रही। और बंगाल में पहले की जो शैली थी झोपड़ी नुमा घर का, वह बदलता चला गया। और उसके साथ साथ अब उन मंदिरों में भी गुंबज और मेहराब बनने लगे। जैसे यहां पर देखिए, यह प्रारंभिक मंदिर है। ये जो घर बना है, झोपड़ी जो दिख रहा है, भारत में जो गेट बनता था वह ऐसे बनता था। ठीक है, लेकिन इस्लामिक शैली जब भारत में आई तो उसके बाद इस्लामिक शैली की विशेषता क्या है कि ये ऐसे गेट बनता है। ठीक है, गुंबदाकार गेट बनता है। तो यह शैली यहां के गेट में आपको दिख रही होगी। ठीक है,
तो यह जो शैली, यह जो मंदिर है, यह क्या है, इंडो इस्लामिक शैली के साथ मिलकर के डेवलप होना शुरू हो गया। तो बंगाल में फिर 12वीं सदी के बाद जो मंदिर बने उसमें बंगाल की शैली, छत कैसा है, एकदम बंगाल की पुरानी शैली के जैसा, झोपड़ी के जैसा, लेकिन बीच बीच में इसमें इस्लामिक शैली का भी मिश्रण होता चला गया। ठीक है, तो यहां बंगाल की शैली के बारे में आप लोग, मुझे उम्मीद है अब अपडेट हो गए होंगे। बंगला छत जिसमें कि मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया गया। अब ऐसे मंदिर बने कहां हैं, तो बंगाल में जो प्रमुख मंदिर बने हैं वे विष्णुपुर, बांकुड़ा, वर्धमान और वीरभूम, ये जिले हैं। इन जिलों में मुख्य रूप से वहां के मंदिर बनाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो पढ़ा उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? पश्चिम भारत के मंदिर निर्माण संरचना को समझा, फिर बंगाल शैली, असम शैली, इनको अच्छे से समझा। तो इस तरीके से इन 3 शैलियों की, स्थानीय शैलियों के बारे में हमने, नागर शैली के 3 स्थानीय शैलियों के बारे में समझा, इनके विकास क्रम को जाना। आप लोग के सामने ये जो प्रश्न मैंने लिखा था, आप लोग इस प्रश्न को लिख करके और चाहे तो निर्माण आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्रश्नों को अच्छे से इवैल्यूएट भी कर दिया जाएगा। तो लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर खुद से लिख करके और फिर लिखने का प्रयास कीजिए, और अपने आसपास के दोस्तों को जो अगर तैयारी करते हैं तो उनको जरूर दिखाइए। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार अब पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों के लिए अपडेट रहिए, और फिर अगले क्लास में हम भारत की अन्य शैलियों के साथ, स्थानीय शैलियों के साथ साथ फिर द्रविड़ शैली की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।